नमस्कार। गुड इवनिंग इंडिया विद डॉक्टर राकेश पाठक सर के साथ। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो गुड मॉर्निंग का बना रहे हो। चलो काट देंगे दोबारा। एक काम करो, ये रोज हेडलाइन बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। न सवेरे वाले में बताया करो, न शाम के, नहीं किसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। ये दोबारा कर लो, दोबारा मोन्टाज चला लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल 31 सांसदों की जो शिक्षा विभाग की संसदीय समिति है, उसके सामने वो छात्र सीना चौड़ा करके गया और उसने खटाखट पेज पलटता चला गया, ये रख लो सबूत। और संसदीय समिति की जब बैठक चल रही थी तो उसमें बीजेपी के सांसद हैं, अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। वहां से किसी ने मैसेज टाइप करके साहिब को भेज दिया, तो साहिब ने तत्काल सीबीएसई के अध्यक्ष और सीबीएसई के सचिव की रुखसती कर दी, ताकि जब तक रिपोर्ट बाहर आए तो हम कहें कि हम तो पहले ही कर चुके हैं। इतना भय था, क्योंकि राहुल गांधी ने यह मुद्दा अब जन जन तक पहुंचा दिया। और जिस तरीके से नीट और सीबीएसई का मुद्दा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन राज्यों में जो हिट हुआ है, ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी उसी हिसाब से मुद्दा उठता तो सरकार अब तक इस्तीफा लेने पर मजबूर हो जाती। लेकिन वहां शिक्षकों ने मैदान खोल दिया है। विवेक हैं एग्जामपुर वाले, वो आ रहे हैं इको गार्डन, तो कोई न कोई तो आएगा। सर, इस दौरान कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि सोनम वांगचुक ने कह दिया है कि अगर 5 तारीख तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं हुआ तो मैं भी आ रहा हूं कॉकरोच बन के। सर, क्या होगा? देखिए, एक वो कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। संयोग से अभी बकरीद भी गुजरी है। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को कब तक बचाएंगे? एक ना एक दिन तो धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिरेगी ही। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिरने का अर्थ ये होगा कि उसके छींटे नरेंद्र मोदी के दामन पर भी आएंगे। इसलिए अब तक नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के उन तमाम सहयोगियों को बचाते रहते हैं जिन पर गंभीर से गंभीर आरोप, सब प्रमाण उपस्थित होते हैं। हरदीप पुरी खुद कबूल कर चुके हैं कि एप्स्टीन से मिला करते थे, मुलाकातें थी उनकी, ईमेल के तमाम सारे प्रमाण हैं, सबूत हैं। अब तक इस्तीफा नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इसकी वजह आज नहीं तो कल सामने आएगी। ठीक है, इसमें कोई फाइल एप्स्टीन वाली नहीं होगी तो कोई और होगी। वो फाइल हो सकती है जिस कंपनी को ओएसएम का ठेका दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, उसके साथ कहीं कोई तार जुड़ा हो, ये वजह हो सकती है। इसलिए अब तक प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे। अब आते हैं उस मूल बात पर जिसने आज की तारीख में इस देश के सामने एक इतिहास रच दिया है। देखिए, देश की आजादी के बाद संसदीय समितियां बहुत बार गठित हुई हैं, बड़े बड़े मामलों में, बड़ी बड़ी डील्स में, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की पेशियां हुई हैं, बहसें हुई हैं। लेकिन देश की संसद के इतिहास में पहली बार होगा कि एक 17 साल का 12वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी सीना तानकर, छाती ठोककर संसदीय समिति के सामने पेश होता है और पूरी सरकार को निर्वस्त्र कर देता है। आम भाषा में कहने से बचना चाहता था, लेकिन मुहावरे के रूप में ही कह सकते हैं कि 17 साल के लड़के ने, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कॉरिडोर में,
इसका नाम है सार्थक सिद्धांत। इसने सरकार को नंगा कर दिया है और उसके इस ऐतिहासिक काम के साक्षी बने हैं देश की संसद के 31 सांसद, पक्ष और विपक्ष दोनों के। 21 सांसद लोकसभा के हैं, 10 सांसद राज्यसभा के। आइए हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई कि सरकार को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव के तबादले करने पड़े। चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव अभिषेक नहीं, क्षमा कीजिए, अभिषेक नहीं, कुछ और नाम है, मैं देखकर बताता हूं, संजय कुमार सिंह जी, इनके तबादले करने पड़े। आपने ठीक हिंट किया है, जब संसदीय समिति की बैठक चल रही थी, संभवतः तब ही किसी ने भीतर से व्हाट्सएप कर दिया कि यहां तो गाज गिरने वाली है। सारा कच्चा चिट्ठा इस 17 साल के विद्यार्थी ने खोलकर रख दिया है, इसलिए समिति की रिपोर्ट बाहर आती उससे पहले ही तबादले हो गए दोनों अधिकारियों के। ये सब क्यों हुआ है, अब इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। सीबीएसई परीक्षा 12वीं क्लास की रिजल्ट में जो खामियां थी वे जब सामने आई तो इन विद्यार्थियों ने लगातार शिकायत दर्ज कराई। उसका एक पोर्टल है, उस पर शिकायतें लगातार कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, पोर्टल जाम था। कॉपियां जांचने के लिए जो OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग की प्रणाली लागू की गई, उसका जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसकी भूमिका पर संदेह शुरू हुए। सार्थक सिद्धांत नाम के इस बालक ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर लगातार यह साबित किया कि कॉपी जांचने में ये जो सिस्टम है उसने किस कदर खामियां की हैं। फिर इसके बाद वो इस पर लग गया कि आखिर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो क्या भला है, उसको टेंडर देते समय कौन कौन सी खामियां सामने आई है। आप सार्थक जी। सर ये खबर है मनी कंट्रोल न्यूज की। मनी कंट्रोल जो बड़ा वेबसाइट है, हाँ। उन्होंने लिखा कि संसदीय समिति के सामने 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने उधेड़ दी OSM की बखिया, गड़बड़ियों पर दी अपनी जांच रिपोर्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई बनावटी बात तो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए संयोग, हमारी बातचीत का शीर्षक भी लगभग यही है। इन्होंने लिखा है बखिया उधेड़ दिए, हम कह रहे हैं धुर्रे बिखेर दिए। बात एक ही है। हम विस्तार से ये समझा रहे हैं कि सार्थक सिद्धांत ने क्या क्या कुछ किया है। आप अगर एक्स की टाइमलाइन पर जाएंगे, हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि सार्थक सिद्धांत के एक्स हैंडल पर जाइए और देखिए उसने किस तरह उन कॉपियों के पन्नों को भी पेश किया है जिन्हें इस मशीन ने जांचा। वो ब्लर हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने रिट्वीट किया था वो वाला एक्स पोस्ट इसका, सार्थक का। अब जब ये कलह शुरू हुई, राहुल गांधी ने मांग करना शुरू की कि OSM में जो गड़बड़ी हो रही है, छात्रों की मांगों को, उनके अनुरोध को नहीं सुना जा रहा, रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा, CBSE बहाने करता रहा। आपको मैं 28 मई का धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान है, एक एजेंसी को उन्होंने बयान दिया है, हम उसको नहीं सुनवा सकते। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला कर दिया कि राहुल जी CBSE को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो उनकी लगातार हार की हताशा है। चूंकि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और CBSE में कुछ नहीं हुआ है, गड़बड़ वगैरह। 28 मई को राहुल गांधी ने रिट्वीट करके कहा, अब मुझे चाहे जितना कोस लें, जितनी गाली देना चाहे दे लें, लेकिन मैं आपको बख्शूंगा नहीं। पहली लाइन है, आई विल नॉट स्पेयर यू। इस मुद्दे पर आपके इस्तीफे से कम पर कोई बात मंजूर नहीं है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान, उनका मंत्रालय, CBSE लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि ऐसी कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत तकनीकी बाधा है पोर्टल में और जिसको ठीक कर लिया जाएगा और विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा।
जो गड़बड़ियां वे मानने को तैयार नहीं थे, सार्थक सिद्धांत ने संसदीय समिति के सामने साबित कर दी हैं। शिव कुमार जी, सार्थक सिद्धांत ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया, उसमें बाकायदा पूरी तैयारी के साथ गया था वो। उसने जो जो कुछ वहां पर बताया, उसने 15 पॉइंट्स कंपेयर करके बताए, तुलना की कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उससे टेंडर देते समय सरकार के अपने जो पोर्टल पर व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं लिखी हैं उनमें, और टेंडर देते समय किन किन चीजों में अंतर है, ऐसे 15 सबूत सार्थक ने पेश कर दिए। दिग्विजय सिंह, संबित पात्रा, रेखा शर्मा, बहुत लंबी फहरिस्त है, वो 31 लोगों के नाम गिनाएंगे तो दर्शकों का समय जाया होगा। उनकी आंखें फटी रह गई कि एक 17 साल का बालक इतना टेक्नो सेवी है, तकनीकी तौर पर इतना सिद्ध हस्त है कि उसने प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताया वो हम आपको बताते हैं। सार्थक ने उसमें जो 15 पॉइंट लिखे, जो विसंगतियां उसने साबित की, उसमें सबसे पहली तो ये थी कि पुराने टेंडर की शर्तों में जो व्यवस्थाएं थी उन्हें बदल दिया गया। यानी जब सीबीएसई ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ओएसएम के लिए, इस काम के लिए टेंडर बुलाया तो पुरानी जो शर्तें थी उनमें बदलाव कर दिए। उसमें कई ऐसी चीजें थी जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमने आपसे बातचीत करते हुए कल भी कही थी, कि ब्लैक लिस्टिंग वाला जो क्लॉज था उसको बहाने से हटा दिया गया। उसको इस तरह की शब्दावली से फेरबदल कर दिया कि जो कंपनी पहले फेरबदल ब्लैक लिस्टेड रही भी हो, लेकिन उसकी नई कंपनी के नाम से रीब्रांडिंग करके आ जाए तो ब्लैक लिस्टिंग से बच जाएगी। इस कंपनी ने, उसका नाम भी हम आगे बताएंगे, पूरे देश को पता है, राहुल गांधी ने भी विस्तार से अपने एक हैंडल पर लिखा था कंपनी के कामकाज के बारे में। आज भी बड़ी लंबी पोस्ट लिखी है, आज भी लंबी पोस्ट लिखी, उस पर हम आएंगे, वो तो एक्शन के बाद की है। तो इसमें था पुअर परफॉर्मेंस, यानी जिस कंपनी का पिछला कामकाज पुअर रहा हो, घटिया रहा हो, परफॉर्मेंस उसका, एक तो वो, नंबर 2 ब्लैक लिस्टिंग, नंबर 3 फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन। इसमें इस तरह के बदलाव कर दिए गए कि अब जब इस कंपनी ने टेंडर भरा तो उसी को टेंडर मिलना तय था, क्योंकि बदलाव किए ही उसके लिए गए थे। इस कंपनी का नाम है कॉम्प्ट एजुटेक, हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है। इसके सारे कामकाज में ऐसे इसको टेंडर देने के लिए, जैसे फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में जो पात्रता थी 30 करोड़ तक का कामकाज हो, चलिए सर, हो जाएगा, कट जाएगा। क्या लाइट चली गई थी क्या? नहीं, वो एकाएक बंद हो गई। तो उतना हो पाया तक नहीं जो हमने बोला है? हाँ, वो हो जाएगा, इतना बीच में कट जाएगा। तो जो सार्थक सिद्धांत ने 15 पॉइंट्स में जो कुछ साबित किया, उसमें हमने आपको बता दिया अभी तक कि एक तो पुअर परफॉर्मेंस, ब्लैक लिस्टिंग, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का, वो इस तरह बदले गए कि इसी कंपनी को ठेका मिले। यानी सीबीएसई में बैठे हुए लोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में बैठे लोग तय करके बैठे थे कि ऐसे नियम बदल देंगे टेंडर के कि इसी कंपनी को ठेका मिले। और इसमें उसने कहा, सार्थक सिद्धांत ने, कि वो ओएसएम के खिलाफ नहीं है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का विरोध नहीं कर रहा, पर उसका कहना यह है कि जिस तरह से इन्हें ठेका दिया गया वो गलत है। दस्तावेजी प्रमाण दे दिए उसने। दूसरी बात
जो गड़बड़ियां उसमें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। कुछ एक चीजें और मैं आपको बताता हूं। उसने जो बताया है, ब्लैक लिस्टिंग का क्लॉज जो था उसमें पहले लिखा था पुराने में ब्लैक लिस्टेड अर्लियर या डी बार्ड होने पर डिस्क्वालिफिकेशन। अब नए में, नए टेंडर की शर्तों में कर दिया करेंटली ब्लैक लिस्टेड, यानी रीब्रांडिंग के बाद कॉम्प्ट जो एडुटेक कंपनी है उसे फायदा मिल गया इस बदलाव से। अब जो टर्नओवर का रिक्वायरमेंट था कि कोई कंपनी कितना धंधा करती है, उसका टर्नओवर कितना है, उसमें भी बदलाव कर दिया। इसका 3 वर्ष का औसत ठीक ठाक था, लेकिन सीबीएसई ने छोटे प्लेयर्स के लिए 30 करोड़ का सुझाव खारिज कर दिया। सिद्धांत ने कहा कि विभाग और मंत्रालय इसको ही देना चाहते थे, इसलिए ये जो क्लॉज था कि जिसका 30 करोड़ का टर्नओवर हो, जो छोटे प्लेयर हों, छोटी कंपनियां हों, वे भी शामिल हो सकती हैं, तो उन्हें शामिल करने से वंचित कर दिया गया। क्योंकि इस कंपनी का 50 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था तो ये आसानी से क्वालिफाई कर गई, बाकी और भी कंपनियां कर सकती थी। इसमें करप्ट प्रैक्टिस का कूलिंग ऑफ पीरियड है 2 साल का, यानी अगर किसी कंपनी ने करप्ट प्रैक्टिस की है, यानी कोई गड़बड़ी की है, व्यावसायिक कामकाज में कोई अनियमितता की है, तो उसका कूलिंग ऑफ पीरियड पहले 2 साल था कि अगर आपने 2 साल तक कोई गड़बड़ की है तो आप भाग नहीं ले सकेंगे टेंडर प्रक्रिया में। उसको घटाकर 1 साल कर दिया ताकि इसी को फायदा मिले, क्योंकि इसकी पुरानी कंपनी ये तो रीब्रांडिंग करके आई है ना, पहले इस कंपनी का नाम कुछ और था। इस तरह से, और एक चीज और थी इसमें कि आपकी कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है। पहले नियम था कि 5 लाख आपने कॉपियां जांची हों, विद्यार्थियों के काम किए हों, उसको भी बदल दिया। यानी जान लड़ा दी सरकार ने इस कंपनी को ठेका देने के लिए, और किसी ने इस पर ऐतराज नहीं किया। बाकी के जो प्लेयर थे, बाकी के जो दावेदार रहे होंगे, वे बाहर हो गए प्रक्रिया से, टेंडर मिल गया। और इन तमाम गड़बड़ियों को छुपाने में पूरी ताकत लगा रही थी सरकार। आप कल्पना कीजिए शिव कुमार जी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो सार्थक सिद्धांत ने खुलासे किए हैं वो तो भारत की खोजी पत्रकारिता का काम था। सार्थक कोई पत्रकार तो है नहीं, लेकिन भविष्य का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। सर, हमारे पत्रकारों ने कर नहीं दी कि जो कोचिंग माफिया हैं, शिक्षकों को कोचिंग माफिया बना दिया, और वो माफियाओं से रोज बड़े बड़े सबने इंटरव्यू किए हैं। तो क्या सर माफिया ऑन स्क्रीन भी लाए जाते हैं? इतना कम आपने खुलासा मानते हो? बड़ा खुलासा है। बचा ली। नहीं, उससे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि अब सब लोग श्रेय ले रहे हैं दो अफसरों के तबादले का। और सार्थक सिद्धांत ने एक बड़े चैनल की एंकर के किया था सर, सवाल किसने किया है ये भी तो कोई रिकॉर्ड अपना बताएगा। किसी ने नहीं किया, तभी तो सार्थक ने एक चैनल के एक्स हैंडल को रीट्वीट करते हुए लिखा है, उसने लिखा आपके चैनल का बड़ा असर, इन्वर्टेड कॉमा में खिल्ली उड़ाते हुए लिखा है। एक लाइन उसके ट्विटर हैंडल पर देखिएगा, किसी चैनल ने यह दावा किया कि हमारे चैनल का बड़ा असर, हमारे खुलासे के बाद सीबीएसई के अधिकारियों के तबादले, उसको रीट्वीट किया है सार्थक सिद्धांत ने। मजाक उड़ा रहा है वो। आज श्रेय ले रहे हैं आप। जो काम आपका था, उस टेंडर प्रक्रिया की विसंगतियों का खुलासा करने का काम खोजी पत्रकारिता का था, मीडिया का था, या सरकार में जो जांच एजेंसियां हैं उनका काम था कि अगर किसी को गलत ठेका मिला है तो उसकी जांच की जाए, ठेका निरस्त किया जाए, दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन इतना मात्र भी पर्याप्त है कि 2 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। हमने कल भी कहा था तबादले सजा नहीं है। वे तो जाकर मंत्रालय में बैठ जाएंगे दोनों अफसर, सीबीएसई से निकलकर। कौन सी सजा मिली उन्हें? गाड़ी घोड़ा सब रहना उनके पास। कायदे से न्यायिक जांच होकर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। और बड़ी विनम्रता से, चूंकि न्यायिक जांच शब्द याद आ गया है, राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दीजिए शिव कुमार जी, फिर हम अपनी बात कहेंगे। राहुल गांधी ने, देखिए, ये इन तबादलों के बाद क्या कहा है। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं इन तबादलों पर सीबीएसई अध्यक्ष का ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, 1 सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित।
अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जवाबदेही नहीं, यह कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। संयोग से हम लोगों ने भी कल न्यायिक जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इससे पहले की होगी, मुझे स्मरण नहीं हो रहा। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, उससे तो किसी को इनकार है ही नहीं। तो अब आज की इस बड़ी, कल की इस बड़ी घटना से 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय के भीतर बहुत कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। ये वैसी वित्तीय अनियमितता नहीं है कि आपने किसी को आर्थिक फायदा पहुंचा दिया, किसी को कोयले की खदान दे दी। ये इस देश के लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था, इसलिए ये उससे भी बड़ा गंभीर अपराध है। राहुल गांधी ने सही कहा है, न केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, न्यायिक जांच हो, बल्कि सजा भी मिलनी चाहिए। और अब ये दबाव नरेंद्र मोदी पर बढ़ता जा रहा है। वे कब तक बचाएंगे धर्मेंद्र प्रधान को, ये 6 तारीख को पता चल जाएगा। 6 तारीख को जब कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में धरने पर बैठेगी, सोनम वांगचुक का बता ही रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि 5 जून तक इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी को अपनी जरा सी भी साख बचानी है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान खुद अपना इस्तीफा पेश करें, उससे पहले उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी शिव कुमार सर, ये तस्वीर है राहुल गांधी की उस दिन जब सार्थक मिली थी। बिल्कुल, सार्थक अपने परिवार के साथ राहुल गांधी से मिले थे। देखिए, राहुल गांधी इन छात्रों से लगातार बात कर रहे हैं, सबसे मिल चुके हैं। वो जो वेदांत श्रीवास्तव है, जैसे पाकिस्तानी बता दिया, भोंपू मीडिया के नफरती चैनल हैं, उससे भी मिले। बाकी तमाम सारे छात्र छात्राओं से मिले, उनसे बात की, उनकी पीड़ा को समझा। क्या सरकार में बैठे किसी आदमी ने सुध ली? क्या यही काम खुद उच्च शिक्षा मंत्री नहीं कर सकते थे? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि मंत्री ने या सरकार के किसी नुमाइंदे ने इन बच्चों से सीधे बात की हो। इसके उलट सरकार के छू करने पर भोंपू मीडिया, नफरती एंकर, ट्रोल आर्मी इन मासूम, बेगुनाह, बेकसूर बच्चों पर टूट पड़े थे। लेकिन अब बहुत बड़ा दबाव नरेंद्र मोदी पर आ गया है और ये तेजी से बढ़ने वाला है। जी सर, क्या अगर वो 15 सबूतों पर विस्तृत बात हो, उसकी जांच ढंग से हो जाए, उसके दिए सबूतों पर ढंग से, तो क्या प्रधान के साथ मोदी भी नहीं संकट में फंस जाएंगे? इस देश में पिछले 12 साल से एक मजाक चल रही है, सत्ता नहीं चल रही है। हर बात में कुछ भी बोल देना, कुछ भी विपक्ष पर आरोप लगा देना, तालियां बजवा देना। उसके बाद भी कोई समस्या बच जाए तो पंडित नेहरू है, उसके बाद भी कोई समस्या बच जाए तो कांग्रेस है। मैं अगर जिक्र करूं तो पहली बार ये संसद गया है जिसमें नेहरू और कांग्रेस कम लपेटे गए। क्यों? खुद ही नहीं जा पाए वो। ऐसा रायता फैला दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री संसद नहीं गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दूंगा, सदन में गए ही नहीं। महिलाएं आ गई उनके लिए विरोध में। तो सर, हो क्या रहा है? शिक्षा विभाग बर्बाद हो रहा, आप इस्तीफा नहीं दे रहे। रेल विभाग बर्बाद हो गया, आपने इस्तीफा नहीं दिया। आपने हवाई जहाज का सपना दिखाकर पैसेंजर ट्रेन भी बंद कर दी। अब क्या करे आदमी? आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है कि 70% लोग भारत के 100 ग्राम जलेबी लेके नहीं खा सकते हैं। शिक्षा आप दोगे नहीं, खा सकता नहीं अपनी मर्जी, तो करे क्या सर? कहाँ जाए? किस कुएं में कूद के मर जाए? सिस्टम कहीं किसी कुएं में जाने की जरूरत नहीं है। जनता को जागने की जरूरत है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है, सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी से भी सीधे सवाल करने की जरूरत है।
आपने बिल्कुल सही कहा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगर उन 15 सबूतों पर जो सार्थक सिद्धांत ने पेश किए हैं उन पर गंभीरता से जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी लपेटे में आ सकता है, क्योंकि देखिए अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी की करतूतों का जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री भी है। नहीं सर, हाँ, बिना पीएमओ के मंजूरी के टेंडर मिला ही नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। होता ही नहीं है। पिछले 12 सालों से इस सरकार में पीएमओ की मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। कैबिनेट मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है इतने बड़े बड़े काम अपनी मर्जी से किसी को दे सके। सारे विभागों की फाइलें 2014 से पहले पीएमओ जाती हैं, वहां से हरी झंडी होने के बाद ही मंत्री फैसला कर पाते हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, नोटबंदी के फैसले की जानकारी वित्त मंत्री को नहीं थी, सीज फायर की जानकारी देश के रक्षा मंत्री को नहीं थी, राफेल की डील की जानकारी रक्षा मंत्री को नहीं होती, विदेशी दौरों पर जाने के समय प्रधानमंत्री क्या समझौता करेंगे विदेश मंत्री को नहीं मालूम होता। मनरेगा का नाम बदला जा रहा है ये कृषि मंत्री को नहीं पता था। और कितने सबूत चाहिए। तो ये बात 100% सही है कि इस कंपनी पर कृपा बरसाने का काम अकेले धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया है, ये कृपा तो ऊपर से बरस रही थी। तो कृपा बरसाने वाले पर भी जांच तो होनी चाहिए, और अगर जांच हो गई तो आप याद रखिए नरेंद्र मोदी भी बचेंगे नहीं इस आरोप में से। आपने जनता की बात कही थी, बड़ी विनम्रता से देश के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कोई गलत कदम ना उठाएं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हक की आवाज उठाना शुरू करें। बहुत हो गया 10-12 साल, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो अब की बार पूछ तो लीजिए मोदी सरकार से कि महंगाई डायन हो गई है कि डार्लिंग है। उसे फिर से डायन कहकर आपको बुलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से कि लाखों बच्चे सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, ये मशाल जुलूस निकल रहे हैं पूरे देश में, परीक्षाएं कैसे नहीं हो पा रही हैं, क्या करेंगे आप 21 जून को नजर रख के हवाई जहाज वायुसेना के लगाकर? क्या ये काम था हमारी सेनाओं का कि परीक्षा कराएं? तो फिर प्रशासनिक तंत्र बना ही क्यों है? भंग कर दीजिए पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, हटा दीजिए सारे जिलों के कलेक्टर एसपीज को, तैनात कर दीजिए वहां निकटतम जो भी छावनी हो उसके ब्रिगेडियर को। मजाक चल रहा है इस देश में। तो शिव कुमार जी एक आखिरी बात जोड़ दें, राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हो गए। हम लोग पिछले महीनों में 100 बार 1000 बार कह चुके होंगे कि राहुल की चेतावनियां सुन लो ऐ मेरे देश। उनकी एक भी भविष्यवाणी, एक भी चेतावनी गलत साबित नहीं हुई है। सीबीएसई पर राहुल गांधी ने जो कहा, जो दावा किया, वो सही साबित हुआ है। और आने वाले दिनों में भी उस खतरे के प्रति आगाह कर चुके हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, बर्बादी आने वाली है। तो सुन लीजिए राहुल गांधी की चेतावनियों को। जी सर, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया, दर्शकों को ये वीडियो देखना चाहिए और फिर इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो अच्छी खबरें हैं वो आगे जाएंगी, तभी जनमत में उसका स्वीकार्यता बढ़ेगी। और जनमत अगर किसी बात को स्वीकार कर लेगा तो बदलाव हो जाएगा। सबको जवाब देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है कि सरकार बदलना जरूरी है, मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए, किसी की सरकार रहे। और जिस दिन जवाबदेही और जनता के सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया, उस दिन अपने आप सत्ता ठीक चलने लगती है। सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तब समस्या आती है। इस समय सत्ता निरंकुश है, किसी की सुनती नहीं। अगर अपना ही आदमी उन पर सवाल करते, अभी अनिल का आप देख ही रहे हैं, उनका बेटा मरा, वो दुख में है और उनके घर ईडी की रेड पहुंच गई। पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम उनका अनिल अग्रवाल, वेदांता के मालिक, मोदी जी के परम भक्त, इंग्लैंड में हजारों करोड़ के आलीशान महल में रहते। सर वो भी खत्म हो गया। कितने बड़े दुख में आदमी जूझ रहा है। बिल्कुल, पर मोदी जी के ही तो अंधभक्त थे। वहां इंग्लैंड में एक यूट्यूबर को अपना पूरा
राजप्रासाद महल घुमाते हुए मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि देखिए मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया है, हम यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है। अब जरा अनिल अग्रवाल मोदी जी की जय जयकार करके दिखाएं। ईडी के छापे में सांस लेने की मोहलत नहीं मिल रही है उनको, क्योंकि मोदी जी चले चाहते क्यों हैं। गए कोर्ट? वो कोर्ट गए क्यों अडानी के खिलाफ? बहुत बड़ा अपराध किया है कि अडानी का विरोध, अडानी के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ अदालत में जाना तो राष्ट्रद्रोह है, धर्मद्रोह है। अमृतकाल में अडानी अंबानी तो भगवान है। तीन ही लोग तो हैं जो पूजनीय है, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी। इनसे सवाल करना, इनके खिलाफ बोलना, इनके खिलाफ किसी तरह की मांग करना, अदालत में फरियाद करना ईश निंदा के समान है, ईश्वर की निंदा के समान है। इसलिए अनिल अग्रवाल जी को, वेदांता के मालिक को, इसकी सजा तो भुगतना पड़ेगी। ये तो पाप किया उन्होंने, अडानी के खिलाफ कोर्ट चले गए। अभी तो ईडी के छापे शुरू हुए हैं अग्रवाल साहेब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सबका नंबर आएगा जी। नहीं, बिल्कुल आपने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नंबर तो सबका आएगा, क्योंकि जो करोगे तो भरोगे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति का सबने प्रचार प्रसार किया है जिसने देश हित को लेकर कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया जिसमें देश के जनमत का भला होता हो। उनके निर्णय किसके लाभदायक हैं ये पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है। सत्ता लेना उनकी प्राथमिकता है, चुनाव लड़ना प्राथमिकता है, चुनाव जीतना प्राथमिकता है। जनता के मुद्दे कैसे तय होंगे ये प्राथमिकता नहीं। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो हमें ज़रूर बताएं। सर ने समय दिया, राकेश सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।